दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर 1 जो कि वर्ष 2021 में ईवीएस पर्यावरण अध्ययन ईवीएस से जो प्रश्न पूछा गया था वो सभी प्रश्न आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। यह सभी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यदि आपको सीटेट पास करना है तो सिर्फ यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए, आप निश्चित रूप से सीटेट पास कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में यही सब प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न आपका पूछा जाता है। रिपीटेशन होती है क्वेश्चन आपका एग्जाम में। तो यदि आप 2011 से लेकर 2024 तक का प्रश्न पढ़ लेते हैं सीटेट का, तो आप निश्चित रूप से परीक्षा पास कर जाइएगा। यह मेरा वादा है, ठीक है। आप निश्चित रूप से कर जाइएगा। 2011 से 2024 तक का जितने भी एग्जाम हुआ है सीटेट का, यदि वो सही प्रश्न आप प्रीवियस ईयर पढ़ लेते हैं, आप निश्चित रूप से सीटेट की परीक्षा पास कर जाएंगे, क्योंकि आपका परीक्षा में प्रश्न रिपीटेशन होती है और प्रीवियस क्वेश्चन आपसे 60 से 70% आपका प्रश्न पूछा जाता है। और प्रश्न में जो लेवल होता है आपका प्रश्न का, ठीक इसी तरह का लेवल होती है। थोड़ा बहुत इधर उधर आपका भाषा को बदलकर पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन सब यही होती है। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो लेकर आएंगे प्रीवियस ईयर का, इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पर्यावरण अध्ययन जो कि वर्ष 2021 में आपका प्रश्न पूछा गया था। पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी, उपयुक्त सूची में कौन सा इसमें से भिन्न है? भिन्न को चुनना है। झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी, उपयुक्त में से कौन इससे इनमें से भिन्न है? तो देखिए, झील, झरना, तालाब तो एक है, लेकिन पहाड़ी इससे भिन्न है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं, ठीक है। दूसरा कथन कहता है केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टापियोका खाते हैं, ठीक, सही बात है। गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं, तो सही बात है। और दाल में क्या डालकर खाते हैं? शक्कर डाल के खाते हैं, ये भी कथन सही है। दूसरा कथन कहता था कि केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ क्या खाता है? तो टापियोका खाता है, सही बात है कि टापियोका जो है आपका केरल में धरती के नीचे उगाया जाता है। तो केरल के लोग जो है ना करी के साथ क्या खाता है? टापियोका खाता है। तीसरा है आपका कथन कि कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली को खाते हैं, ये गलत कथन है। कश्मीर के लोग नहीं खाते हैं, गोवा के लोग खाते हैं। गोवा के लोग जो होते हैं ना, वो नारियल के तेल में बनी हुई मछली को खाते हैं, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कश्मीर दे दिया है, तो ये गलत कथन हो जाएगा। और यहाँ पर चौथा कथन है कि गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली को खाते हैं। नहीं, गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली को नहीं खाते हैं। कहाँ के लोग खाते हैं सरसों के तेल में बनी मछली को? तो ये आपका है कश्मीर के लोग। लेकिन यहाँ दे दिया आपका गोवा, लेकिन यह गोवा दे दिया तो क्या होगा? ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। सरसों के तेल में बनी मछली जो है कहाँ के लोग खाता है? तो ये खाता है कश्मीर के लोग। और गोवा के लोग जो है वह नारियल के तेल में बनी मछली को खाता है, ठीक है। नारियल के तेल में बनी मछली को खाता है गोवा के लोग। और सरसों के तेल में बनी मछली को कौन खाता है? तो कश्मीर के लोग। लेकिन यहाँ पूछ दिया उल्टा, कश्मीर के लोग दे रहा है नारियल के तेल में, और गोवा के लोग को दे रहा है आपका सरसों के तेल में। तो उल्टा हो गया यहाँ, तो उल्टा हो गया तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन होगा गुजरात के लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। और दूसरा है केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टापियोका खाते हैं, यानी ऑप्शन ए और बी आपका राइट है, सी और डी आपका गलत है। तो ए और बी आपका किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन में है आपका एक में है। ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है, नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंखें मानव की भांति उसके सामने की ओर होती है? तो यह पक्षी है आपका उल्लू। उल्लू का जो आंखें होती है मानव की भांति उसका क्या होता है? सामने होती है। ऑप्शन 4 राइट आंसर देगा उल्लू। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि
यहाँ पर स्थान दिया हुआ है और घरों का विवरण दिया हुआ है कि किस जगह पर किस तरह का घर पाया जाता है, किस स्टेट में किस राज्य में किस तरह का घर पाया जाता है। तो ये एक तरफ स्थान दिया हुआ है, दूसरी तरफ घर का विवरण दिया हुआ है। मोलन गांव जो कि पड़ता है असम में, ठीक है। तो असम में जो है वह घर किस तरह का बना होता है, तो बांस के खंभों पर 3 से 4 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं घर। कहाँ पर? असम में। तो आपका एक का 3 हो जाएगा, ठीक है, मिलाने वाला है। लद्दाख, तो लद्दाख में जो है ना, लद्दाख में किस तरह का घर बना होता है बताएंगे आप लोग यदि जानते होंगे तो। लद्दाख में किस तरह का घर बना होता है, तो लद्दाख में जो घर बना होता है यह आपका किस तरह का बना होता है बताइए। तो लद्दाख में जो घर बना होता है वह मिट्टी और चूने से पुती पत्थरों की दीवारें, लकड़ी की फर्श और लकड़ी की समतल छतें जैसा बने होते हैं। कहाँ की घर? लद्दाख की। तो ऑप्शन बी का 4 हो जाएगा। लद्दाख के घर कैसा होता है, लद्दाख में किस तरह का घर बना होता है, तो मिट्टी और चूने से पुती पत्थर की दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी के समतल छतें। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। लद्दाख में बने हुए घर के ऑप्शन होगा 4। लद्दाख में किस तरह का घर बना होता है, तो मिट्टी और चूने से पुती पत्थर की दीवारें से और लकड़ी की फर्श और लकड़ी की समतल छतें से बनी होती है। उसके बाद है आपका मनाली जो कि पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। मनाली कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो मनाली जो है वहाँ पर किस तरह का घर बना होता है बताएंगे। तो मनाली में जो घर बना होता है ये आपका इसी तरह का बना होता है जिस तरह से लद्दाख में बना होता है। मिट्टी और चूने से पुती पत्थर की दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी के समतले छतें। ये भी ऐसा घर कहाँ बना होता है आपका? मनाली हिमाचल प्रदेश में। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो घर बने होते हैं मिट्टी की मोटी दीवारें जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है। ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो है ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, 1 का 3, बी का 4, सी का 4, डी का 1, जो कि किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 2 में है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, हाथी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है कि हाथी एक साथ समूह जिसे झुंड कहते हैं में रहते हैं। हाँ, सही कथन है। हाथी जो है वो हमेशा क्या किस में रहता है? एक साथ समूह झुंड में रहता है। दूसरा है हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, सही कथन है। चौथा है कि तीसरा है कि हाथियों के झुंड में कितनी भी हथनियाँ और अपने बच्चों के साथ रह सकती है, ये गलत कथन है। ऑप्शन 4 है कि हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु होने तक की झुंड में रह सकते हैं, इसके पश्चात वह अपना झुंड छोड़कर हाथियों के झुंडों में सम्मिलित हो जाते हैं। गलत बात है। जब हाथी का एज जो है, हाथी का उम्र जो है 14 से 15 वर्ष का हो जाती है तो हाथी का जो बच्चा है अपने झुंड से अलग हो जाता है। ठीक है, अपना झुंड छोड़ करके अलग हो जाता है जब हाथी का बच्चा 14 से 15 वर्ष का हो जाता है तब। तो आपका राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। हाथी एक साथ समूह झुंड में रहते हैं और हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, क्योंकि हथनियाँ जो है झुंड का क्या है? नेतृत्व यानी नेता होती है। हथनी जो होती है हाथी के झुंड का क्या होता है? नेता होती है। चल, तो यहाँ आपका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा ए और बी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर। ए और बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ए और बी किस ऑप्शन में है? तो आपका ऑप्शन में है ऑप्शन 3 में है। याद रखिएगा इस बात को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है कि कोई व्यक्ति 29 सितंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत, जो कि कहाँ पड़ता है? गुजरात में। सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में। से नागरकोइल, जो कि कहाँ पड़ता है? केरल में। नागरकोइल कहाँ पड़ता है? केरल में। जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 8:45 चली और 1 अक्टूबर 2019 को 12:45
नगरकोल पहुंचे। यदि सूरत से नगरकोल के बीच की ट्रेन मार्ग की दूरी कितना है? 2200 किलोमीटर। तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल कितना होगा? तो आप जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो आप इसको निकालिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2200 और 2200 और यहाँ पर 2200 और बटा में क्या घंटा हो गया? तो यहाँ पर हो गया आपका कितना घंटा? 40 घंटा हो गया। तो 2200 में 40 से भाग दीजिएगा तो ये आपका होगा कितना? 55 हो जाएगा। 55 बार में कटेगा तो 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा ट्रेन की औसत चाल। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसको किसको बगीचों बगीचों में तेजपत्ता किसके बगीचे में तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च मिर्च उगते हैं? निम्नलिखित राज्य में से किसके बगीचे में तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? किस राज्य में छोटी इलायची, बड़ी इलायची और तेजपत्ता मिलता है? किस राज्य में बताइए? तो ये आपका होगा केरल। केरल में जो है ना बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेजपत्ता और काली मिर्च मिलता है, इसलिए केरल को क्या कहा जाता है? केरल को बगीचों का राज कहा जाता है, उद्यानों का राज कहा जाता है। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा आपका केरल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न की नेफ्थिस के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह पौधा कीड़ों मकोड़ों, मेढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है, सही कथन है। दूसरा कथन है कि यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता है। नहीं, हमारे देश में तो पाया जाता है, मेघालय में। तीसरा है कि यह पौधा कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है। और चौथा है कि इसका आकार घड़े जैसे होता है, जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह से ऊपर पहुंचते ही इसको क्या है, फंसाकर खा जाता है और इसे बाहर निकलने नहीं देता है। तो ऑप्शन आपका कौन कौन सा कथन सही है? सही कथन को बताना है, कौन कौन सा यहाँ पर कथन सही है, बताइए सही कथन को। तो सही कथन आपका हो जाएगा ए, सी और डी। ए, सी और डी हो जाएगा। यानी यह पौधा कीड़े मकोड़ों, मेढकों और चूहों को फंसा कर खा जाता है। कौन सा पौधा? नेफ्थिस पौधा, ठीक है। और यह जो है, यह पौधा जो है ना एक तरह से मोहक आवाज निकालता है, जिससे कीड़ा मकोड़ों उसकी तरफ आकर्षित होता है। और इसका चौथा है कि यह पौधा का आकार यह पौधा जो होता है, इसका पत्ती जो है ना घड़े के आकार जैसा होता है और मुंह जो होता है पत्ती से ढका होता है। और कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह से ऊपर पहुंचते ही इसे फंसा कर खा जाता है और बाहर निकलने नहीं देता है, ठीक है। जिससे कीड़ा मकोड़ा क्या होता है, बाहर नहीं निकल पाता है। ऑप्शन जो है आपका ए, सी, डी राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ए, सी, डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले कि महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना घटी थी, तो आपका दांडी यात्रा घटी थी कब? 1930 में, ठीक है। 1930 में घटा था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया है, 1932 दिया। नहीं, 1932 नहीं होगा, 1930 होगा, ठीक है। दांडी कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। तो दांडी यात्रा कब हुआ था? 1930 में गांधी जी द्वारा जो घटना हुआ था, गांधी जी ने दांडी यात्रा किया था कब? 1930 में। तो यह घटना कब घटी थी? 1930 में दांडी मार्च हुआ था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। नीचे दिए गए किस रोग से प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने की सलाह देते हैं? किस रोग के लिए डॉक्टर जो है मरीजों को गुड़, आंवला और हरी पत्तीदार सब्जियां खाने के लिए कहता है? तो ये एनीमिया रोग में। किस रोग में? एनीमिया रोग में, ठीक है। एनीमिया रोग में डॉक्टर जो है वह मरीजों को हरी पत्तेदार गुड़, आंवला खाने की सलाह देते हैं। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, एनीमिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हमारे देश का भाग है। दूसरा कथन है इसकी
चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। तीसरा ऑप्शन है कि बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई। और चौथा ऑप्शन है इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 को दोपहर को गाड़ा गया था। नहीं, 23 मई 1984 को गाड़ा गया था। इस पर्वत पर चोटी का हमारे देश का पहला राष्ट्र ध्वज 1984 को 23 मई 1984 को, लेकिन यहाँ पर 1994 लिखता है तो यह कथन गलत हो जाएगा। बछेंद्री पाल इस पर्वत पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। ठीक है, एवरेस्ट पर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। तो ये तो कथन सही है। और इस चोटी की ऊंचाई कितना है? 8,900 है। तो ये भी कथन सही है। तो आपका सही कथन कौन कौन हो जाएगा बताइए? इसका राइट ऑप्शन में क्या होगा? सही राइट आंसर बताइए आप लोग, सही कथन क्या हो जाएगा? तो सही कथन आपका होगा बी और सी हो जाएगा। बी और सी हो जाएगा। बी और सी हो जाएगा। यानी बी और सी क्या कहता है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितना है? 8,900 मीटर है। और बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला थी। यानी बी और सी इसका राइट आंसर है। तो आपका बी और सी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 2 में है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यहाँ पर डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछ दिया है आपकी परीक्षा में। डायरेक्शन का प्रश्न पूछ दिया है आपके परीक्षा में, डायरेक्शन से प्रश्न पूछ दिया है। चलिए प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न है कि एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूरब में है, 500 मीटर दूरी पर है। और फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 400 मीटर दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 90 मीटर पर है। और अंत में वो अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 80 मीटर दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या होगा? तो डायरेक्शन जब निकालिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है कि रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसकी जड़ें उथली होती है, यह कथन सही नहीं है। इसकी जड़ें उथली नहीं होती है। ठीक है, तो यही आपका कथन सही नहीं है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो कुडुक जो है आपका झारखंड के लोगों की भाषा है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है दिया हुआ। प्रश्न कहता है गुजरात के निकटवर्ती राज्य है। गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से है बताएंगे? यदि आप आंसर जानते होंगे तो। गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के यहाँ निकटवर्ती राज्य पूछ रहा है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यह जो है आपका गुजरात के निकटवर्ती राज्य है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 76 है, निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, ये आपका प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि कक्षा 5 का पाठ किसानों की कहानी बीच की जुबानी शुरू होती है मुख्य प्रश्नों के द्वारा। जैसे जो भोजन हम खाते हैं उनको कौन पैदा करता है? मुख्य प्रश्न बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाती है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में सहायता करता है। हाँ सही है, ए और बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, कक्षा 5 का पाठ का एक पाठ है। कक्षा 5 का किताब में एक पाठ है किसानों की कहानी बीच की जुबानी। तो जिसमें एक प्रश्न है, जो भोजन हम खाते हैं
उनको कौन पैदा करता है? तो इससे बच्चों के प्रति क्या जागृत होता है? तो बच्चों की सोच को नई दिशा में लेकर जाती है और बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता करता है। यानी ऑप्शन ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ए और बी आपका किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन में है आपका एक में है। ए और बी राइट आंसर ऑप्शन एक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठचर्या के प्रस्तावित प्रकरण का उप प्रकरण है? तो आपका जानवर और पौधा जो है आपका पर्यावरण अध्ययन के पाठचर्या के प्रस्तावित प्रकरण का उप प्रकरण है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, जानवर और पौधे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, पर्यावरण अध्ययन में सार्थकपूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता है? बताइए इसका राइट आंसर यदि आप जानते हैं तो। इसका राइट आंसर क्या होगा? पर्यावरण अध्ययन में सार्थकपूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है किसके द्वारा? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा, बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है? तो ये आपका है अज्ञात से ज्ञात। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, अज्ञात से ज्ञात। ये आपका पर्यावरण अध्ययन सीखने पर आधारित है। ठीक है, यह पर्यावरण सीखने के सिद्धांत पर आधारित है आपका कौन? अज्ञात से ज्ञात। ऑप्शन 4 राइट आंसर यही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए? पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए कौन सा? बताइए इसका राइट आंसर जानते हैं तो यह एक विषय क्षेत्र है, यह पर्यावरण का गुण नहीं होता है, नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है, प्रश्न दिया हुआ प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न क्या कहता है कि भोजन किस प्रकार से खराब होता है? इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। निम्नलिखित में से क्या इस प्रकार में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा? कौन सा उद्देश्य नहीं होगा सीखने की प्रक्रिया में? तो स्मरण करना। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, स्मरण करना पर्यावरण अध्ययन में सीखने की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। स्मरण करना ऑप्शन 4 राइट आंसर यही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा? बच्चों की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा कौन सा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वास्तविक जीवन की घटनाएं और समुदाय सदस्य और क्या बच्चों के स्थानीय संसाधन का उपयोग। यह आपका पर्यावरण अध्ययन में बच्चों की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं है। ऑप्शन जो है ऑप्शन आपका 4 राइट आंसर होगा, ए बी और डी। वास्तविक जीवन की घटनाएं और समुदाय सदस्य और बच्चों के स्थानीय संसाधन का उपयोग, ये आपका पर्यावरण अध्ययन में बच्चों की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, ए बी और डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियों के द्वारा कक्षा 5 के उप विषय बोलती इमारतें एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती है? राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका। तो इसका राइट आंसर होगा आपका मानचित्र और चित्र। ठीक, उसके बाद हो जाएगा सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा और उसके बाद बच्चों के नारे लिखने को कहना। ऑप्शन ए सी डी आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। कक्षा 5 की उपविषय बोलती इमारतें के पर्यावरण के अध्ययन के शिक्षक द्वारा
अर्थपूर्ण तरीके से संपादित करना है जो है मानचित्र और चित्र, उसके बाद सर्वे के संचालन, उपरांत उस पर चर्चा और बच्चे को नारे लिखने को कहना। यही होगा इसका राइट आंसर यानी ACD। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न दिया हुआ है कि बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित है। किस पर आधारित है बताइए? बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित किस पर है बताइए? राइट आंसर जानते होंगे तो आप लोग, तो यह अवलोकन तकनीक पर आधारित है आपका बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन का अभिलेख। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, अवलोकन तकनीक पर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। CCE के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है। तो CCE के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है किससे? तो ये आपका सीखने के समान आकलन से। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, सीखने के समान आकलन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न कहता है कि बच्चों के सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो क्या होता है? तो बच्चों के सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदारी बनाने में समर्थ करता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर यही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है? तो ये आपका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो होगा बंद उत्तर वाले प्रश्न को पूछना। यह आपका पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए कम उपयुक्त होता है। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, बंद उत्तर वाले प्रश्न। और आपका लास्ट प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन का। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए? राइट आंसर क्या होगा बताइए इसका राइट आंसर? तो सहयोग। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए? तो सहयोग। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, सहयोग। तो दोस्तों इस तरह से 2021 में आपका EVS का जो प्रश्न पूछा गया था CTET पेपर 1 में सही प्रश्न समाप्त हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।